ने मुझे यहाँ पे बुलाया। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो मैं पूरे सायार टीम को, इनके साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये पूरा दिन, इतने पूरा सवेरे 9:30 से इन्होंने बताया, जैसे रिपोर्ट भी किया और मैं पहले सेशन भी देख रहा था, पूरे दिन एक विषय पे गहराई से सब लोगों को, इतना सारे टीम को मैं तो देख रहा था कितने सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो इतने महत्वपूर्ण विषय पे सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ इस पूरे कार्यक्रम के लिए। महापात्रा जी को भी हमने सुना, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लेके इसको ग्राउंड लेवल पे इस थॉट को आके लेके जाएंगे, तो उनका भी बहुत अभिनंदन है। जो यहाँ पे आज उपस्थित हुए मेरे साथ पैनल पे, यहाँ पे डेलीगेट्स और जो स्पीकर पैनलिस्ट है, उन सब का भी अभिनंदन। मैं अभी थोड़ा पहले आ गया था, तो मैंने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को जिस तरह से सुना, बहुत ही लाइवली डिस्कशन था। इंडस्ट्री से जो डायरेक्ट उन लोगों के अवेयरनेस के साथ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। विषय गहराई के साथ समझ के उसको इम्प्लीमेंटेशन करना और अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट, प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन और जो जनरेशनल इक्विटी, इन सब बातों को लेके जिस तरह से इंडस्ट्री आगे चल रही है, वो महत्वपूर्ण बात है। कोई भी पॉलिसी अपने आप में कुछ बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट कर नहीं सकती जब तक कि उसके साथ उसको फॉलो करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो उसके साथ जुड़ के उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉजिटिव थॉट के साथ आगे नहीं चलते। तो वह इंडस्ट्री, स्टेक होल्डर्स, एनजीओज, आम जनता, ये सब लोग जो काम कर रहे हैं, उसी के कारण अगर हम आगे बढ़ सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन के लिए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात मुझे आज स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रही है। साथियों, मैं बहुत लंबा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि पॉलिसी इंटरवेंशन के रूप में सरकार के साथ काम करते हैं और जलाधिकार फाउंडेशन के रूप में पानी के क्षेत्र में हम लोग वाटर राइट्स के ऊपर, ओनरशिप ऑफ वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, इस पे काफ़ी काम करें ग्राउंड लेवल पे। पूरी टीम कई जगह, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तो ग्राउंड लेवल पे। और एज एन एनजीओ पॉलिसी इंटरवेंशन, जब नेशनल वाटर पॉलिसी आई 2011-12 में, उस समय भी पॉलिसी इंटरवेंशन के रूप में हम लोगों ने काफ़ी काम किया। तो कुछ बातें मैं आपके सामने अवश्य संक्षिप्त रूप से रखूँगा। देखिए, यहाँ पे यह बात तो स्पष्ट आ गई कि नदी का महत्व बहुत है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो ग्लोबल सिविलाइजेशनल्स, जो भी ग्लोबल सिविलाइजेशन है, चाहे यूनान, मिस्र, रोम, ये सारे सिविलाइजेशन किसी न किसी नदी के किनारे ही पनपे हैं। भारत में इंडस सिंधु सिविलाइजेशन, गंगा यमुना सिविलाइजेशन नदी के साथ एसोसिएट होके आगे बढ़ी है। और फिर हम यह भी देखते हैं कि सिंधु सिविलाइजेशन एक नदी के अस्तित्व के खत्म होने के साथ वो सिविलाइजेशन का भी अस्तित्व खत्म हो गया। तो नदी का जो सिविलाइजेशन के लिए महत्व है, वो हम सब लोगों के सामने बिल्कुल अच्छी तरह से है। फिर नदी के साथ केवल उसका प्राकृतिक संसाधन और पानी पीना और जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, उसके साथ बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी वह पूरी तरह सस्टेन करती है। आपके कॉन्सेप्ट पेपर्स में मैं देख रहा था कि अलग अलग सेशंस में ट्रांसपोर्टेशन को लेके, टूरिज्म को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, हेल्थ बेनिफिट ऑफ वाटर, सैनिटेशन, इन सब को लेके, लाइवलीहुड को कैसे ये आगे बढ़ाता है, फूड को, इन सारे एस्पेक्ट्स को, हाइड्रो पावर, इकोलॉजिकल बैलेंस, इन सब को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया और इसका महत्व हम समझते हैं। और आने वाले समय में तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात हम करते हैं, तो उसमें वाटर
और सैनिटेशन का बड़ा महत्व सामने आता है। तो यह ESG कंप्लायंस, कम्युनिटी अप्रोच, ये सारी चीज़ें इसकी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसका एक एस्पेक्ट हमारे सामने, इसका महत्व रिवर का बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। लेकिन वर्तमान स्थिति में नदियों की जो स्थिति है भारत में खासकर, वह भी हमारे लिए चिंता का विषय है और उसकी जिम्मेदारी सरकार की पॉलिसी लेवल पे, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आम जनता का भी भागीदारी सुनिश्चित करना, अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा एस्पेक्ट जब आता है इसकी इम्पोर्टेंस के साथ आता है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक इसका पहलू है। तो संवैधानिक पहलू में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि पानी को कई स्टेट्स ने तो रिवर्स को लिविंग बीइंग के रूप में, लिविंग क्रीचर के रूप में, उनके संवैधानिक राइट्स के रूप में, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से उसी तरह के राइट्स को भी उसको साथ में इनकॉर्पोरेट किया है। उसमें पानी में बायोडाइवर्सिटी भी है, प्लांट्स हैं, वो फिश है, वो जो फिश कल्चर वगैरह सारा है। इसका बहुत मतलब इट्स ए लिविंग क्रीचर। अगर हम प्रयागराज में जाते हैं तो यमुना एकदम काली दिखती है, गंगा एकदम हरी अलग तरीके से, और अलग अलग रिवर सिस्टम, हम नर्मदा को देखते हैं तो उसका पूरा बायोडाइवर्सिटी के कारण उसका एक अलग ही स्वरूप है। तो लिविंग क्रीचर है, उसमें अगर केवल पानी ही केवल हो और उसमें लिविंग बीइंग्स वगैरह नहीं हो तो वह अपने आप में एक डाइंग इकोसिस्टम बन जाता है। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में वो लिविंग क्रीचर है, इस बात को हमारे संविधान ने पूरी तरह से रेखांकित किया है। और उसके लिए हमारे सांस्कृतिक रूप से भी अगर हम देखें, पंचतत्व, पानी का महत्व हमारे जीवन में सबसे, पंचतत्व के बगैर व्यक्ति का जीवन यापन नहीं हो सकता, और व्यक्ति का ही नहीं, प्लांट, एनिमल, सब के लिए ये पंचतत्व पानी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, हवा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर माना जाता है तो पानी माना जाता है। और हमारी संस्कृति में, हमारी पूरी संस्कृति में पंचतत्व का संरक्षण, संवर्धन मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में भी माना जाता है, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल धीरे धीरे दर्जा भी दिया गया है। हमारे संविधान में वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, या उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट के अंदर, राइट टू लाइफ के अंदर कोर्ट केसेस में बहुत जगह से क्लियरली उसको अंडरलाइन किया हुआ है कि इट इज वन ऑफ द फंडामेंट प्रोविजन ऑफ फ्री ड्रिंकिंग वाटर is the responsibility of the government because it is a fundamental right, because it is essential for life, and right to life के अंदर इसको पूरी तरह से रेखांकित किया गया है। और उसकी अवेलेबिलिटी के लिए पानी एक महत्वपूर्ण, रिवर एक महत्वपूर्ण सोर्स है। तो यह बात हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आती है। लेकिन इसका जो डिटीरियोरेशन का जो कारण है, उसके कारण कई बार हमें लगता है कि जो अवेयरनेस जो है, इंटरजेनरेशनल जो कॉस्ट है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक अफेयर्स भी देखता हूँ तो उसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी मुझे महत्वपूर्ण पहलू के रूप में लगता है। संवैधानिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सिविलाइजेशनल के एग्जिस्टेंस के रूप से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रिवर्स की संरक्षण, संवर्धन हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। और इसका डिटीरियोरेशन जो आज हम देखते हैं वो क्यों है? क्योंकि इसकी प्रॉपर रिवर्स की केयर, जो नर्चरिंग, जो प्रॉपर केयर होनी चाहिए, वो हम सब लोग उस तरह से नहीं कर रहे। ओवर यूज़ भी हो रहा है, बहुत तरीके से ओवर यूज़ जो कर रहे हैं उसको भी रोकना चाहिए, उसके लिए भी ज़रूरी है। और इसकी आवश्यकता अगर हमारे जीवन में है, इसका संरक्षण भी है, तो इसको आपस में, इन दोनों का पहलुओं का आपस में मिश्रण करके एक ऑप्टिमल, सोशल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की पॉलिसी सरकार को बनानी ज़रूरी है, जिसके ऊपर काम भी करते हैं। लेकिन उसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं वो भी मैं यहाँ पे आपके सामने आर्थिक रूप के कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस सेशन में ESG भी एक महत्वपूर्ण है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं, और उसके संरक्षण संवर्धन के लिए जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है, चाहे CSR के रूप में या NGOs के काम के रूप में या इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट्स के अंतर्गत
इस एनवायरमेंटल और रिवर्स को बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स कॉरपोरेट लेवल पे भी हैं, सरकार के लेवल पे भी हैं। तो 2-3 पॉइंट मैं आपके सामने अवश्य रखना चाहता हूं, जस्ट टू मेक सम क्लैरिटी ऑन व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एट प्रेजेंट। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसकी ओनरशिप यूटिलाइजेशन के लिए जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि इसकी जो सोशल कॉस्ट है वह हमारे डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी इंटरवेंशन में बहुत बार नहीं आती है। क्यों? इंडिविजुअल जो कॉस्ट है या इंडिविजुअल बेनिफिट तो हम देखते हैं, ओवर यूज क्यों हो रहा है, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, पीने का पानी सबको मिलना चाहिए, बाकी यूज़ के लिए भी पानी मिलना चाहिए, सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार उसको काम भी करती है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग उसको जो पॉल्यूशन के रूप में जो एक्सटर्नलिटीज जिसको कहते हैं कि जो आप कॉस्ट है, प्राइवेट बेनिफिट और सोशल कॉस्ट, जो उसका अगर आप पॉल्यूट करते हैं किसी चीज़ को, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं या मिसयूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो जो जनरेशनल लेवल पे जो कॉस्ट आती है या जो अदर सोसाइटी को जो कॉस्ट आती है वो हमारे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में कई बार नहीं आती है। तो वह सबसे बड़ी बात है कि इसका ऑप्टिमल यूज करने के लिए पॉलिसी नीति निर्धारण के लिए, पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए जो थिंक टैंक्स हैं उन लोगों को काफ़ी काम करना चाहिए। क्योंकि एक तो है कि आप संरक्षण संवर्धन करते रहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक पॉलिसी इंटरवेंशन सही लेवल पे नहीं होगा, पॉलिसी इंटरवेंशन में आम जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, उसकी आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को जब हम इनकॉर्पोरेट अगर नहीं करेंगे और उसके लिए एक इकोनॉमिक मॉडल डेवलप नहीं करेंगे, तो तब तक हम लोगों को वह उस राइट डिसीजन में ऑप्टिमल यूज़ के रूप में नहीं ले पाएंगे। कॉरपोरेट लेवल पे तो मुझे लगता है कि जो बैलेंस शीट वगैरह में हम ESG कंप्लायंस को लेते हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट को धीरे धीरे हमारे बैलेंस शीट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट के डिसीजंस में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। अगर आप एनवायरमेंटल कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं करते किसी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन वगैरह में, तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट की जो इवैल्यूएशन है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। तो जो प्राइवेट कॉस्ट है, प्राइवेट बेनिफिट है, उसको सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट के साथ इनकॉर्पोरेट करके अगर हम ऑप्टिमल यूज़ का एक मॉडल डेवलप करते हैं, उस मॉडल के रूप में पॉलिसी हम बनाते हैं, उस पॉलिसी बनाने के बाद उसको आम जनता के साथ अवेयरनेस करके उसकी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक राइट डिसीजन पे जाएंगे। रिवर्स का बहुत महत्व है, पानी का बहुत महत्व है, उसके हेल्थ एस्पेक्ट, उसके लिविंग के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रूप में बहुत बड़ी तरीके से काम हो रहा है। और लास्ट बात जो मैं एक कहना ये भी चाहता हूँ कि कई बार जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, प्राइवेट और सोशल कॉस्ट और एनवायरमेंटल कॉस्ट और एनवायरमेंटल बेनिफिट की बात करते हैं, तो ऐसे पानी के उसमें कई लोग उसको प्राइसिंग को एक बार कॉस्ट के रूप में इंटरनलाइज करने की भी बात करते हैं। तो उसके ऊपर भी हमें देखना है कि क्या प्राइसिंग इन इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वॉट नेचुरल रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली वाटर के रूप में जब हम देखते हैं, तो यह भी हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से ध्यान में आता है कि अगर प्राइसिंग ऐसे असेंशियल एलिमेंट्स के साथ प्राइसिंग के रूप में जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्राइसिंग को इनकॉर्पोरेट करके उसके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए अगर हम यूज़ करने लग जाते हैं, तो वह कहीं ना कहीं उस रिसोर्स को एक ऐसा तबका जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, जो फाइनेंशियली बहुत मजबूत तरीके से अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उसके पास से वो रिसोर्स हम ट्रांसफ़र कर देते हैं रिच एंड एफ्लुएंट क्लासेस के रूप में। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं और इसका सॉल्यूशन उतना आसान, सिंपल नहीं है, बट इसके इकोनॉमिक मॉडल भी डेवलप करने हैं, उसके
कॉरपोरेट लेवल पे अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। पॉल्यूशन जो करते हैं कॉमन रिसोर्सेज को जिस तरह से लोग उसका प्रिजर्वेशन उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो उन चीज़ों के लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। वेलफेयरिज्म बहुत महत्वपूर्ण तरीका, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उसके लिए अगर आप हर घर नल के द्वारा जल तो दे दोगे, लेकिन जल कहाँ से लाओगे? तो रिवर्स को कंजर्व करने के लिए उसके कैचमेंट एरियाज, एनक्रोचमेंट, कहीं भी अगर जाते हैं गंगोत्री के और यमुनोत्री वगैरह देखें तो, या इवन नर्मदा की रिवर का अमरकंटक में देखते तो बहुत ट्रिकल डाउन से, बहुत छोटे सोर्स से निकल के आता है। तो पूरी जो रिवर का रिजुविनेशन होता है वो केवल ओरिजिनल सोर्स से ही नहीं होता। गंगा का तो बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन बाकी कई रिवर्स का जो ओरिजिनेशन है बहुत छोटा है, और उसके बाद उसका सारा इकोसिस्टम, उसका ट्रिब्यूटरीज मिलके फिर वाटर जो रेनफॉल वगैरह के साथ होता है, तो उसके साथ उसके कैचमेंट एरियाज़ के साथ उसके मतलब पानी के रिजुविनेशन, रिवर के रिजुविनेशन की ज़रूरत है। फिर मॉडर्न लेवल पे कंस्ट्रक्शन वगैरह के कारण जो नेचुरल चैनल्स ऑफ वाटर जो हैं वह भी कई तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यह बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको मुझे लगता था कि मैं आपके सामने कुछ बातों को अंडरलाइन करके आपके सामने कुछ बोलूँ। ये मुझे लगता है कि अवश्य आप लोगों ने पूरे दिन में इन चीज़ों पे चर्चा की होगी, और कॉरपोरेट लेवल पे CSR के रूप में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा तो एक्सपीरियंस यही रहा है कि अगर आज के समय में रिवर वाटर पॉन्ड्स वगैरह पे कोई काम करना चाहता है तो कॉरपोरेट लेवल पे बहुत सारी कंपनीज, इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मेरी तो ये 5वीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकार के ये PSUs और कॉरपोरेट लेवल पे इसके लिए बहुत सोर्सेज हैं। सरकार इसके सोशल इनिशिएटिव्स को फंडिंग करने के लिए भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसे इनिशिएटिव भी लेके आई है। मोदी जी इस चीज़ में काफ़ी हमारी सरकार काम कर रही है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कैसे NGOs जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कैसे कॉरपोरेट्स जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको फंडिंग करने के लिए आगे आना चाहते हैं, तो वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऐसा प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप भी सरकार ने किया कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को, जो कि एक महत्वपूर्ण इस बार इस सेशन का एक आयाम था, उसके अंदर भी कैसे फंडिंग के रूप में काम हो। अच्छे प्रोजेक्ट्स, ज़्यादातर कॉरपोरेट लेवल पे हमने तो देखा है कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कई बार सामने नहीं आते हैं, तो उनके रूप में ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब महत्वपूर्ण तरीके से काम कर सकते हैं समाज में। और भारत के सांस्कृतिक रूप से या ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो सामाजिक कामों के रूप में सरकार के अलावा आम लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा, और मैं धन्यवाद दूंगा कि यह जो साई आर्ट का 4th इंटरनेशनल ये रिवर कांग्रेस के रूप में यहाँ कार्यक्रम हुआ है। और जैसा डॉक्टर विश्वजीत ने बताया कि he is doing lot of activities and he plans to do many more activities. So it will be my pleasure always to be of any help or associate with the project. Thank you very much. Thank you.